कश्मीर की नाजुक तात। कश्मीर की चर्चा न करें तो एकीकरण की कथा अधूरी ही मानी जाएगी। कश्मीर देसी राज्य तो था, पर उसका कामकाज पंडित नेहरू संभालते थे। कश्मीर का प्रश्न यूएनओ में ले जाने की बाबत भी सरदार सहमत नहीं थे। फिर भी जवाहरलाल यूएनओ में गए। यूएनओ में कश्मीर की चर्चा के समय भी जवाहरलाल जी जब श्री गोपाल स्वामी आयंगर और शेख अब्दुल्ला को भेजने को तत्पर हुए, तब सरदार ने उन्हें चेताया। शेख अब्दुल्ला पर सरदार को तनिक भी विश्वास नहीं था। आयंगर अनुभवी कारभारी थे और कश्मीर के जानकार भी थे, पर पाकिस्तान के सर जफरुल्लाह खां के सामने कमजोर पड़ते। सरदार की आदमी पहचानने की शक्ति की बाबत तो अलग से ही एक पुस्तक लिखनी पड़ेगी। उनकी एक्सरे जैसी नज़र आदमी को आर पार देख लेती थी। इस मामले में पंडित नेहरू बिल्कुल विपरीत थे। सरदार केवल आदमी का एक्सरे ही नहीं, परिस्थितियों का कार्डियोग्राम भी तुरंत ही निकाल लेते थे और तत्काल उचित निर्णय ले सकते थे। ब्रिगेडियर सेन ने स्लेंडर वॉज द थ्रेड नामक पुस्तक लिखी है। भारतीय सेना अक्टूबर 1947 के अंत में श्रीनगर पहुंची। उसके 2-3 दिन बाद सरदार पटेल तत्कालीन रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह के साथ श्रीनगर गए। सेन जिस समय पर कश्मीर की परिस्थिति की बात कर रहे थे, सरदार आंखें मूंद कर बैठे थे। सेन को लगा कि वे वृद्ध पुरुष है, अस्तु शायद ऊँघ गए हैं। अतः उन्होंने बलदेव सिंह को संबोधित करके बातें करना शुरू किया। अंत में जब ब्रिगेडियर सेन ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए, श्रीनगर का बचाव या घुसपैठियों का मुकाबला? बलदेव सिंह कुछ कहे इससे पहले सरदार ने कहा, दोनों। फिर सेन ने कहा कि इस हेतु उनके पास पूरे साधन या आदमी नहीं है। सरदार ने क्या चाहिए, इसकी सूची बनाने को कहा। ज्यों ही सूची सरदार के हाथों आई, वे दिल्ली जाने को तैयार हो गए। सेन ने उन्हें हवाई अड्डे तक पहुंचाने के लिए ज्यों ही अपनी कार का दरवाज़ा खोला, सरदार ने कहा, आप अपना काम कीजिए, वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर मुझे छोड़ आएगा। सरदार ने श्री सेन द्वारा मांगी गई सहायता दिल्ली जाकर उन्होंने कहा था, उससे भी कम समय में श्रीनगर पहुंचा दी। सरदार में विद्यमान ऐसी प्रत्युत्पन्नमति के दर्शन अनेक स्थलों पर होते हैं। अशोक तथा अकबर के समय में भी नहीं था ऐसा अखंड भारत। यह एक ऐसा ऐतिहासिक कृत्य है जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में ढूंढे से नहीं मिलेगी। बारडोली ने देश को सरदार भेंट किए थे। देसी राज्यों का भारत में विलीनीकरण करके सरदार ने इस विरुद्ध को पुनः सार्थक और सुशोभित किया। दुर्गादास ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया, तब जो शब्द कहे थे वे सत्य प्रतीत होते हैं। गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल carved out destiny for themselves. Jawaharlal Nehru was child of destiny. Lal Bahadur Shastri was thrown up by destiny. Indira Gandhi is the instrument of destiny. भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री श्री जगजीवन राम जब सन 1950 में लंदन में लॉर्ड माउंटबेटन से मिले, तब माउंटबेटन द्वारा कहे शब्दों का उल्लेख करके मैं अपने भाषण का दूसरा खंड पूरा करूँगा। माउंटबेटन ने कहा था कि एक अखंड राष्ट्र बनाने में भारत को 15 वर्ष लगेंगे, ऐसा वे मानते थे, पर सरदार ने ऐसा चमत्कार 10-12 महीने में ही कर दिखाया। इतिहास के निर्माता को इससे बड़ी भव्य अंजलि दूसरी कोई हो सकती है क्या? तीसरा, वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि। कुछ ही वर्षों पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने सरदार को भारतीय आकाश में प्रकाशमान एक अत्यंत तेजस्वी नक्षत्र के रूप में वर्णित करके सरोजिनी नायडू द्वारा सरदार के लिए कहे गए शब्दों का उल्लेख किया था। सरोजिनी नायडू ने सरदार को लोहे की मंजूषा में रखा सुवर्ण रत्न बताया था। मुझे तो एक कदम आगे बढ़कर यह कहने की इच्छा होती है कि वे पत्थर के गमले में उगे सुकोमल पुष्प जैसे थे, या भवभूति के शब्दों में वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, वज्र से कठोर, कुसुम से कोमल थे। उनके बारे में अनेक गलतफहमियां प्रचलित है। उनका रहस्य भी वज्र से कवच में छिपी कोमलता में ही निहित है। सरदार के जीवन में जाके तब इस बात का ध्यान आता है। इतिहास के निर्माता में आवश्यक आंतरिक शक्ति का सरदार के निजी और बाह्य जीवन में दर्शन होता है। इस शक्ति में मुझे तो धरती का नमक प्रकट होता दिखता है। बाल मुकुंद दवे ने अपने एक काव्य में सरदार को वज्र पुष्प कहा है, वह सही है। मतभेद पैदा हुए इससे पूर्व सरदार और नेहरू के संबंध एक दूसरे के पूरक थे। जब स्वराज्य मिला
उस अवधि के अत्यंत कठिन दिनों में यह संबंध देश के उपकारक सिद्ध हुआ। दोनों के व्यक्तित्व में विद्यमान बुनियादी विभिन्नताओं की बाबत फ्रीडम एट मिडनाइट में मज़ेदार उल्लेख है। पटेल ऐसे औद्योगिक शहर से आए थे जो मशीनों, कारखानों और वस्त्र उद्योग का केंद्र था। नेहरू ऐसे स्थान से आए थे जहां लोग फूल और फल उगाते हैं। इसी पुस्तक में आगे एक उल्लेख आया है कि पटेल ममत्वपूर्ण आदमी थे, पर वे ममता को दुनिया देख सके इस प्रकार बाहर प्रकट नहीं होने देते थे। स्वराज्य मिलने के बाद की अवधि में नेहरू और सरदार के बीच के मतभेद चरम सीमा तक पहुंच गए थे। कितने ही बिनु काज दाहिने हूँ बाए लोगों ने भी इसमें ठीक ठीक भूमिका निभाई। ऐसा श्री के शाह से ज्ञात हुआ। एस गोपाल ने नेहरू की जीवनी लिखी है, उसमें एक घटना अंकित है। 1947 की 4 अगस्त को जवाहरलाल जी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल की सूची माउंटबेटन के सामने पेश की। इससे पूर्व दिल्ली में एक अफवाह यह थी कि नेहरू सरदार को मंत्रिमंडल में शामिल करना नहीं चाहते, परंतु माउंटबेटन की सलाह मानकर उन्होंने सरदार की शामिल करना मंजूर किया। पर यह अफवाह एकदम बेबुनियाद थी। सच बात तो यह थी कि 1 अगस्त को जवाहरलाल जी ने सरदार को खास पत्र लिखकर सूचित किया। यह लिखना थोड़ा औपचारिक ही कहा जाएगा, क्योंकि आप तो मंत्रिमंडल के सबसे मजबूत स्तंभ है। सरदार ने जवाब में लिखा, मेरी सेवाएं आपके लिए जब चाहे उपलब्ध होगी। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बाकी की जिंदगी के लिए आप मेरी संपूर्ण वफादारी और निष्ठा ऐसे ध्येय के लिए पाएंगे कि जिस ध्येय के लिए आपसे अधिक त्याग किसी ने नहीं किया है। हमारा संबंध अटूट है और इसी में हमारी ताकत सन्निहित है। बात यह हुई कि यह अफवाह माउंटबेटन तक पहुंच गई, पर उन्होंने जवाहरलाल से इस विषय में कुछ भी नहीं कहा। कारण यह कि जवाहरलाल द्वारा प्रस्तुत मंत्रिमंडल की सूची में सरदार का नाम तो था ही, साथ ही सरदार को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। सरदार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल बने, ऐसी गांधी जी की इच्छा थी। इस कारण सरदार ने यह बात अपार उदारता के साथ स्वीकार कर ली। सरदार उम्र में नेहरू से काफ़ी बड़े थे, अतः नेहरू के बाद प्रधानमंत्री होने की संभावना का अंश भी उड़ जाता था। यह तो सर्वविदित बात है कि कांग्रेस का प्रबल समर्थन सरदार के पक्ष में था। ऐसे संयोगों में सरदार ने जो अपूर्व त्यागवृत्ति प्रकट की, उसकी कथा इतिहास के पन्नों में सुवर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। आज की राजनीति की तासीर देखे तो सवाल उठता है कि आज का कौन सा नेता अनुकूल संयोग और पूरा समर्थन प्राप्त होने पर तब ऐसा अच्छा अवसर हाथ से जाने देगा। सरदार में विद्यमान सैनिकपन इस संदर्भ में अत्यंत कठोर कसौटी पर घिसा जाकर 100% खरा सोना सिद्ध हुआ। तारीख 27 जुलाई 1982 के दिन डुमस में मुरब्बी मोरारजी भाई से सरदार साहब की बात पूरे 2.5 घंटे खूब खुलकर बात हुई। मोरारजी भाई उस दिन मूड में थे और बंद कमरे में केवल हम 2 ही लोग थे। मौका देखकर मैंने उनसे पूछा, सरदार के बदले नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, इस संबंध में इतने वर्षों बाद आपको क्या अनुभव होता है? मोरारजी भाई ने जो जवाब दिया वह मैं मेरे अपने शब्दों में याददाश्त के बल पर प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने कहा था, आज कहा जा सकता है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। इस बाबत 3 बातें ध्यान देने योग्य है। पहली, यदि सरदार प्रधानमंत्री बने होते तो कांग्रेस का विभाजन हो गया होता। जवाहरलाल जी ने समाजवादी पक्ष की स्थापना की होती। आज़ादी मिली उसके बाद के दिनों में कांग्रेस की एकता देश के लिए बहुत जरूरी थी। दूसरा, आज़ादी मिलने के बाद सरदार बहुत कम दिन जिए। और तीसरा, यदि सरदार प्रधानमंत्री बने होते तो राज्यों के एकीकरण का महान कार्य जो उन्होंने किया वह दूसरे किसी से न हो सकता। वह काम विकट था और सरदार ही उसे कर सके। सरदार और नेहरू। 1948 की जनवरी में सरदार और नेहरू के बीच मतभेद खूब ही बढ़े और काठियावाड़ की यात्रा पर जाने से पहले सरदार ने गांधी जी को पत्र लिखकर पद त्याग करने की इच्छा व्यक्त की। माउंटबेटन को पता चला कि नेहरू जी के कहने से गांधी जी सरदार के त्याग पत्र की बाबत विचार कर रहे हैं। माउंटबेटन ने गांधी जी को स्पष्ट बताया कि यह कदम अत्यंत नासमझी का माना जाएगा। देश की उन दिनों की परिस्थिति में
सरदार और नेहरू साथ रहे यह बहुत ही जरूरी था और नेहरू सरदार के बिना काम नहीं चला सकेंगे, ऐसी माउंटबेटन की मान्यता थी। गांधी जी भी सरदार और नेहरू की जोड़ी बनी रहे इस बात का महत्व समझने। एस गोपालन ने लिखा है, दो माउंटबेटन हैड ए ग्रेट पर्सनल लाइकिंग फॉर जवाहरलाल, इट इज़ क्लियर दैट he found it easier to work with Patel. From the start, they understood each other. 1948 की 20 जनवरी को गांधी जी की प्रार्थना सभा में बम फूटा और सरदार गुजरात की यात्रा छोड़कर दिल्ली की ओर दौड़ पड़े। गांधी जी ने अपने मन में चल रही उलझनों की बात सरदार को बताई। सरदार ने अपना मत प्रकट करने के बदले इतना ही कहा कि जो हो गया है उस बाबत विस्तार से बात होनी चाहिए। गांधी जी सहमत हुए और सरदार पटना हो आवे, उसके बाद मिलने की बात तय हुई। 30वीं जनवरी को सरदार गांधी जी से मिलने 4 बजे बिरला हाउस गए और पूरे 5:10 तक उन्होंने गांधी जी से खुलकर बात की। सभी गलतफहमियां दूर हो गई और गांधी जी ने कहा कि दूसरे दिन तीनों जन मिलकर बात करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। पर यह मुलाकात अंतिम सिद्ध हुई और कुछ ही सेकंडों बाद गांधी जी की हत्या हो गई। जो काम गांधी जी करना चाहते थे वह उनकी मृत्यु के बाद थोड़ी ही देर में हो गया। माउंटबेटन ने सरदार और नेहरू को साथ बैठाकर दोनों से एक साथ मिलजुल कर काम करने का वचन लिया। सरदार और नेहरू की अन्योन्य पूरकता पुनः देश के लिए उपयोगी बनी रही और अनेक मनभेदों और मन दुखों के बीच भी सरदार के अंतकाल तक बनी रही। यहाँ मैं एक बात का उल्लेख करने का लोभ नहीं टाल सकता। सरदार ने तिब्बत की बाबत चीन की नीयत ठीक नहीं है इस आशय का पत्र 7 नवंबर 1950 को जवाहरलाल जी को लिखा था। इस पत्र के विस्तार में जाने का इस समय अवकाश नहीं है। यह पत्र सरदार की दूरंदेशिता, राजनीतिज्ञता और विश्व राजनीति की शतरंज की बाबत दावपेच की जानकारी का स्थायी दस्तावेज बनकर इतिहास के पन्नों में सुरक्षित रहेगा। बाद के वर्षों में हुई घटनाओं ने साबित कर दिया कि चीन की बाबत सरदार ने नेहरू को जो चेतावनी दी थी वह अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। सरदार और नेहरू की बाबत बात पूरी करने से पहले दोनों के जीवन में समानांतर दिखने वाली 3 बाबतों की ओर इंगित मात्रा करना चाहूँगा। पहली, दोनों ने जीवन में पत्नी सुख जल्द ही खो दिया। दूसरी, दोनों ने अपने जीवन के एकाकीपन को स्वराज्य यज्ञ में होम कर दिया। तीसरी, दोनों की बेटियों ने जीवन भर उनकी देखभाल की। सरदार और जयप्रकाश। सरदार और नेहरू के बारे में चर्चा करने के बाद सरदार और जयप्रकाश जी की बाबत 1-2 बातें करना चाहूँगा। सरदार जीवित थे तब जयप्रकाश जी ने उनकी आलोचना करने में कुछ भी बाकी नहीं रखा था, पर सरदार के जाने के अनेक वर्षों के बाद सरदार के लिए जयप्रकाश जी ने जो कुछ कहा उसमें सरदार और जयप्रकाश दोनों की महानता व्यक्त होती है। जयप्रकाश ने कहा, ऐसे ही अवसर पर उन्होंने सरदार के प्रति कैसा अन्याय किया था इसको खुलेआम कबूल करके राजा जी ने अपना दिल हल्का किया था। यह बात प्रकाशवीर जी ने अभी ही याद दिलाई है। मेरी स्थिति भी ऐसी ही है, ऐसा मुझे लगता है। आज मेरी प्रबल भावना पश्चाताप की है। कारण यह कि उनके जीवन काल में मैं केवल सरदार का आलोचक ही नहीं, विरोधी भी था। स्वतंत्रता की हलचल के बीच उनके नेतृत्व के प्रति मेरे मन में अत्यधिक प्रशंसा और आदर की भावना थी। तथापि भारत समाजवाद का मार्ग अपनाए इसकी कामना करने वाले हम कांग्रेसी समाजवादी सरदार को प्रतिक्रियावादी और पूंजीवादी का रक्षक और ठेकेदार मानते थे। सरदार हमसे नाराज थे। कारण यह कि मार्क्सवादी ढंग से मैं गांधी जी के विचारों की आलोचना और विरोध करता था। यद्यपि मुझे कहना चाहिए कि मैं गांधी जी के प्रति आदर ही नहीं पूज्य भाव भी रखता था। स्वराज्य मिलने के बाद उन्होंने सरदार ने जिस कुशलता से राज्यों का शांतिपूर्वक और राजाओं की सहमति से भारत में विलीनीकरण किया वह एक अनूठी घटना है। केवल कश्मीर की समस्या पंडित नेहरू पर छोड़ी गई थी, जो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना बनी रही। बहुत से अनुभवी देश नेता मानते हैं कि सरदार उसका संतोषपद हल निकाल सके होते और यह सरदार के विभाग का विषय था और इस तरह उसे भारत और पाकिस्तान के बीच कटुता और शत्रुता बनाए रखने वाला स्थायी सिरदर्द बनने से रोक सके होते। मुझे बताया गया है
कि कांग्रेसी मंडलों में जवाहरलाल जी विदेशी मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, पर 2-3 साल पहले मुंशी के भवंस जनरल में सरदार का तिब्बत की बाबत जवाहरलाल जी को लिखा पत्र छपा था, वह मैंने पढ़ा। तब मुझे इस व्यक्ति की महानता का आभास हुआ। जिस बाबत वे सरदार विशेषज्ञ नहीं माने जाते थे, उस विषय में भी उनकी अद्वितीय पकड़ देखकर मैं दंग रह गया। पिछले कुछ एक वर्षों का इतिहास देखकर मुझे इतना समझ में आया है कि यदि जवाहरलाल जी ने सरदार की सलाह मानी होती तो चीन का भय जैसा आज है वैसा न होता। जब तक देश की लगाम सरदार के लौह करों में थी, तब तक समाजवादी, साम्यवादी और कांग्रेस के वामपंथी भी शिकायत करते थे कि देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को बदलने में सरदार नेहरू के आड़े आते हैं। ऐसा मुझे अनेक जिम्मेदार मुख्यमंत्रियों से भी सुनने को मिला था, पर सरदार के निधन के बाद नेहरू को कुछ कर दिखाने को 13-14 वर्ष मिले। कांग्रेस के सुज्ञात लक्ष्यों में थोड़ी सी शाब्दिक फेरबदल के अलावा समाजवादी की और अधिक प्रगति न हो सकी। आज हर कोई यह बात साफ साफ देख सकता है। सरदार का समाजवाद। समाजवाद की बात निकली है तो इस संबंध में सरदार के क्या विचार थे यह भी देख ले। सरदार समाजवादियों के वितंडावाद का बहुधा भारी उपहास करते थे। एक बार उन्होंने कहा था, हमें बताया जाता है कि ब्राह्मणों की 84 जातियां हैं, पर जिस प्रकार समाजवादी झगड़ते हैं उसे और उनके मतभेदों को देखते हुए मुझे लगता है कि समाजवादियों की 85 जातियां होनी चाहिए। एक पत्रकार ने सरदार से समाजवाद के विषय में पूछा। सरदार ने उत्तर दिया, गांधी जी के आश्रम में पहला सिद्धांत होता है संपत्ति का समूल उच्छेदन। यह समाजवाद है। सच है ना? एक बार वे पूंजीपतियों के मित्र हैं ऐसा आरोप करने वालों को उन्होंने सुनाया कि वे गरीबों तथा समाजवादियों के भी मित्र हैं। फिर जोड़ा, पर बहुत से लोग जो समाजवाद की तोता रटन करते हैं उनके पास है उतनी भी मेरे पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। सरदार आदर्श के पीछे पागल नहीं थे, पर इसका मतलब नहीं कि उनके जीवन में आदर्श का कोई स्थान ही नहीं था। उनका समाजवाद जीवन की वास्तविकता के साथ मेल खाने वाला था। उन्हें समाजवाद के शास्त्रार्थ में रुचि नहीं थी। सरदार का समाजवाद कैसा था यह समझने के लिए महावीर त्यागी द्वारा वर्णित एक प्रसंग का जायजा ले। एक बार मणिबहन उन्हें कोई दवा पिला रही थी। मेरे आने जाने पर रोक टोक नहीं थी, अतः मैं अंदर पहुंच गया। अंदर घुसते ही मैंने देखा कि मणिबहन की साड़ी पर एक थिगड़ा लगा था और अच्छा खासा बड़ा सा थिगड़ा था। मैंने जोर से कहा, मणिबहन, आप तो अपने आप को बड़ा मानती है, जिन्होंने एक वर्ष में इतना बड़ा अखंड चक्रवर्ती राज्य स्थापित कर दिया है। इतना बड़ा राज्य तो रामचंद्र जी का या कृष्ण जी का नहीं था, अशोक का भी नहीं था और अकबर का भी नहीं और अंग्रेजों का भी नहीं। सो इतने बड़े राजा महाराजाओं के भी सरदार की पुत्री होकर आपको शर्म नहीं आती? मणिबहन ने मुंह बिचकाकर गुस्से से कहा, जो झूठ बोलता हो और बेईमानी करता हो उसे शर्म आवे, मुझे किस बात की शर्म? मैंने कहा, हमारे देहरा गांव में बाहर निकलिए, देखे लोग आपके हाथ में आना दो आना रख देंगे, समझेंगे कि कोई एक भिखारिन जा रही है। आपको शर्म नहीं आती कि ऐसी थिगड़े वाली साड़ी पहनती है? मैं तो मजाक में कह रहा था। सरदार भी हंसे और बोले, बाजार में अनेक लोग घूमते रहते हैं, आना दो आना करके भी बहुत रुपये एकत्र किए जा सकेंगे। पर सुशीला नायर ने मुझसे कहा, त्यागी जी किसकी बात कर रहे हैं? सारा दिन एक पल बैठे बिना ये मणिबहन सरदार साहब की चाकरी करती है, फिर रोज़ डायरी लिखती है और रोज़ नियमित चरखा भी काटती है। उसमें से जो सूत निकलता है उससे सरदार साहब की धोतियाँ और कुर्ते बनते हैं। आपकी तरह सरदार साहब कहाँ खादी भंडार से कपड़े खरीदते हैं? और सरदार साहब के फटे कपड़ों में से मणिबहन पुनः अपने कपड़े बना लेती है। उस विद्यमान देवी के समक्ष मैं अवाक हो खड़ा रहा। कैसी पवित्र आत्मा है इन मणिबहन की। पुनः सरदार बोल उठे, गरीब आदमी की बेटी है, कहाँ से अच्छे कपड़े लावे? इसका बाप कहाँ कुछ कमाता है? सरदार ने अपने चश्मे का डब्बा दिखाया। 20 वर्ष पुराना होगा। 30 साल पुरानी घड़ी भी देखी। चश्मे में एक डंडी थी, दूसरी ओर डोरा बांधा था। कैसी पवित्र आत्मा थी। हमारा कैसा नेता था। उस त्याग तपस्या की कमाई हम सब
नई नई घड़ी बांधने वाले देशभक्त खा रहे हैं। यह घटना सुनाने के बाद मुझे सरदार के समाजवाद की बाबत कुछ भी कहने को बाकी नहीं रहा है।